Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को, सीडीपी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि शिक्षक बच्चों को भिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों को बढ़ावा देना चाहती है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली जो चिकनी मिट्टी होती है इसको देकर कहती है कि उसके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों को बढ़ावा देना चाहती है। तो कौन सी सोच को वह बढ़ावा देती है? सृजनात्मकता को, रटने को, असहयोग को, या फिर अनुशासनहीनता को? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि यह आपका सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की बात करते हैं। तो वह बनाने के लिए कहती है चिकनी मिट्टी से बच्चे हैं विभिन्न विभिन्न आकार की मूर्तियाँ बनाएंगे, यानी कि चिकनी मिट्टी के आधार से। तो वह आपका क्रिएटिविटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अवलक्षण है, आपको बताना है। तो वह स्वलीनता है, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है, पठन वैकल्य है, या फिर गुणज वैकल्य है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण की इसमें चुनौती विशिष्ट अवलक्षण हो जाती है। तो इसका सही आंसर होता है वह आपकी क्या कहलाती है? स्वलीनता कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वलीनता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है, आपको बताना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? तो बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, या केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, या बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। ऑप्शन 4 आता है कि खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित कराना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका क्या करना? ख्याल रखना। यह एक इंक्लूसिव एजुकेशन की एक अच्छी भूमिका होती है कि बच्चों में हमें क्या करना है, बच्चों की विभिन्न विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करना है और बच्चों का हमें ध्यान रखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी के लिए समान शिक्षा। क्या होता है? सभी के लिए समान शिक्षा होता है। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ पे आपका यह ऑप्शन 2 आता है कि केवल की बात कर जाए तो यह आपका नेगेटिव हो जाता है। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण करना, यह नेगेटिव हो जाएगा। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और उन्हें अलग संकाय में पढ़ाना, तो यह आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका कि निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो समस्या को सही से पहचानना होता है, या समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना होता है? क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका कि निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? आपको बताना है कि समस्या को सही से पहचानना, या समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, या पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, या वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके से स्थिर रहना। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही आंसर बताना है। क्या हो जाता है? समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करता है। तो समस्या को सही से पहचानना, तो यह गलत हो जाता है। स्पष्टता से परिभाषित करना, यह भी गलत हो जाता है। वस्तुओं के बारे में
इस्तेमाल पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना या मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बाधा उत्पन्न करेगा की बात करते हैं, बाधा उत्पन्न करने की बात होती है तो वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको बताना है क्या कर रही है, वह उसके साथ मिलकर काम कर रही है, इशारे देती है और यह प्रक्रिया आपको बतानी है क्या कहलाती है। तो यह आपका पाठ कहलाता है, शिक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहलाता है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास कहलाता है या प्रत्यक्ष निर्देश कहलाता है। तो इसका सही आंसर होता है वह आपका पाठ कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। किसके सिद्धांत की बात करते हैं, तो यह सिद्धांत होता है आपका वाइगोत्स्की का। जब हम किसी बच्चे की थोड़ी सी हेल्प करते हैं, यानी कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उस साइकिल के जो कैरल होता है उसको पीछे से पकड़ लेते हैं तो उसकी बच्चे की क्या हो जाती है, उसमें मदद हो जाती है, बच्चा है चलाना सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि बच्चों का विकास से यहाँ पे डॉट की ओर बढ़ता है, तो बच्चों का विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है। तो केंद्र से बाहर की ओर जाता है, पैर से सिर की तरफ जाता है, या विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाता है, या जटिल से सरल की ओर जाता है। तो आपको बताना है कि बच्चों का विकास कहाँ से कहाँ की तरफ जाता है। तो इसका सही आंसर होता है केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। केंद्र से बाहर की तरफ जाता है यानी कि सेंटर से कहाँ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, यानी सेंटर टू पेरिफेरी जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पैर से सिर की तरफ नहीं जाता विकास, सिर से जाता है पैर की तरफ। कहा जाता है सिर से पैर की तरफ जाता है। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट होता है। सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट होता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जटिल से सरल नहीं होता आपका, सरल से क्या होता है, सरल से क्या होता है, जटिल होता है। यहाँ तक बात क्लियर, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। विकास के बारे में आपसे पूछा है तो विकास कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो सेंटर टू पेरिफेरी जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। आपको बताना है तो संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो बताना है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो वह संवेदी गामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि यह आपकी क्या होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की अवस्था में वस्तुओं के और श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं, यानी कि वस्तु स्थायित्व की बात आती है तो हमेशा क्या होगा, आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, जो आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा है वस्तु स्थायित्व तो इसमें हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी की समझ आ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और बात करते हैं संवेदी गामक अवस्था की, तो यह आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक की बात करते हैं तो यह आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें बच्चे में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी की समझ नहीं आती है। औपचारिक की बात करते हैं तो यह आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। यह जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं पर जो अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ था उनके बारे में खोजा था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, आपको बताना है। तो आकलन मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा किया जाना चाहिए, रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, या मानदंड
संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों के द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। आकलन के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आकलन होता है वह मानकीकृत होता है, तो मानकीकृत आ जाए, स्टैंडर्डाइज्ड आ जाए यहाँ पे तो हमेशा गलत होगा। रचनात्मक आकलन केवल आ जाए तो हमेशा आपका नेगेटिव होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मानदंड मानकों का परीक्षण यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है कि अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों के द्वारा स्व आकलन यह बिल्कुल पॉजिटिव होता है, स्व आकलन को भी शामिल करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं यानी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो आपको बताना है कि कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके या फिर विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, मानकीकृत नेगेटिव हो जाता है, केवल आ जाता है वह भी गलत होता है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी की उपेक्षा करना भी आपका नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कि श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर हम उनकी आवश्यकताओं की क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। तो आपको बताना है जेंडर सशक्तिकरण की है, जेंडर समानता की है, जेंडर पक्षपात है या फिर जेंडर समतुल्यता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको सही आंसर बताना है कि एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से यह किसकी प्रस्तुति है। तो यह आपका क्या कहलाता है, जेंडर सशक्तिकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुति कर रहा है भ्रम की और प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। तो यह आपका जेंडर क्या हो जाता है, सशक्तिकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको सभी को डिस्कस करा रही हूँ। यह तो क्लास आपकी प्रैक्टिस के लिए थी। तो 28 दिसंबर लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है, 28 दिसंबर 2022 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक यह परीक्षा चली थी। तो इसको मैं यानी कि यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कराऊंगी। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।